आप सबको मैं वेलनेस टॉक सीरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम लोग वेलनेस टॉक सीरीज में जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के ज़रिए और ग़ज़ाई निज़ाम को किस तरह मुतासर कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सिर्फ एनवायरनमेंट और वेदर तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ज़राअत और ग़ज़ाई निज़ाम इंसान की दोनों सेहत और मईशत का बुनियादी हिस्सा है, वहाँ पे हमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हमें किस तरह की मेल न्यूट्रिशन या कोई ऐसी ग़ज़ाई किल्लत का बाद में सामना करना पड़ता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं डॉक्टर अल्लाह रखा साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। डॉक्टर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। और हम आपसे जानेंगे कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहा है। यही सवाल है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन सिस्टम किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये आज डिस्कशन रखी है, पॉडकास्ट रखी है सीपीडीआई के प्लेटफॉर्म से। देखें, ये आज भी हम फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन ये हर 10 साल 5 साल बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे, एक तो हमें फ्लड्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्लड्स क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से हमारी क्रॉप यील्ड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। आमतौर पे देखा गया है, खासकर आप देखते होंगे कि हमारी जो हीट वेव्स आ जाती हैं, अर्ली समर आ जाता है, उससे गंदम की फसल जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचता है, उसकी यील्ड पे असर आता है। ठीक है, सो टेम्परेचर जो हीट वेव्स हैं या कोल्ड शॉक्स हैं, उसकी वजह से, या प्रोलॉन्ग्ड हमारा बाज़ का कोल्ड रहता है, पूरे महीने धूप नहीं निकलती, उसकी वजह से हमारी फसलों की जो पैदावारी सलाहियत है, यील्ड है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो फ्लड्स हैं, आप देखते हैं फ्लड्स हमारी जो ज़मीन है उसको ख़राब करते हैं अक्सर औकात। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि चिनाब के साथ साथ ज़मीन के ऊपर 5-5 4-4 फीट जो है वो रेत जमा हो गई है, और वो जो बहुत जरखेज ज़मीन थी वो ख़राब हो चुकी है। तो उसकी वजह से सॉइल की जो डिग्रेडेशन है, इरोजन है, प्लस एडिशन ऑफ जो सैंड है, उसकी वजह से हमारी जो काबिल काश्त रकबा है उसके ऊपर फर्क आ रहा है। फिर एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर आता है, हम आगे जाके उस पर बात भी करेंगे। हमारी बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अक्सर देखा गया है कि जानवर जो हैं वो डूब जाते हैं, उनका चारा खत्म हो जाता है। जब चारा नहीं होगा, जानवर डूब जाएंगे, तो उसकी वजह से भी फार्मर सफर करते हैं, हमारा जो फूड सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अभी आप करंट फ्लड्स की अगर आप बात करें, देखें हमारी जो सारी राइस बेल्ट है वो तकरीबन डिटीरियोरेट हो गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम नारोवाल, सियालकोट, हाफसाबाद है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते जाएं, दरिया के साथ साथ जैसे आप जा रहे हैं, हमारी जो फसलें हैं, और ये सबसे आम तौर पे जो दरिया के साथ साथ इलाके होते हैं, ये सबसे जरखेज होते हैं। इनको आप ब्रेड बास्केट भी कह सकते हैं किसी भी कंट्री की। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन, जो हमारी ब्रेड बास्केट है, दैट इज अलाइंड विद आर इरिगेशन सिस्टम, हमारे जो दरियाई निज़ाम है उसके साथ अलाइंड है। सबसे जरखेज जमीन है, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव है, एंड दैट इज इफेक्टेड, सबसे ज्यादा इफेक्ट भी उसी पे हो रहा है। अभी आप देख लें तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज इज रियल। इसमें ना सिर्फ फ्लड्स हैं, आपने ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो बर्स्ट हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो दिस इज अ रियलिटी, और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के लिहाज से मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। वी आर अमंग टॉप 5 कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू अफेक्ट अस बैडली। हमारी जो फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो ऑलरेडी बहुत डिटीरियोरेटिंग है, हम 37%, जो 2018 का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का डेटा, 37% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज फूड इनसिक्योर। और मेरे ख्याल से 22 का, उसके बाद फ्लड्स आया है, उसके बाद ये फ्लड्स आए हैं, प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो मजीद वर्सन हो जाएगी, जो एविडेंट है क्वाइट। जी। हम्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डॉक्टर अला रखा। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे पिछले कुछ सालों में जब हम देख रहे हैं, जैसे 2022 के जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, वो भी क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान ने फेस किए थे। जी, ये आपने क्योंकि अभी जो करंट फ्लड्स हैं उनका इम्पैक्ट एज सच असेस हो रहा है, और अभी मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं है। अभी ये सिंध में जाएंगे, वहाँ पे इफेक्ट करेंगे। 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसमें हमारा तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो इफेक्ट हुई थी। 4 मिलियन हेक्टेयर्स पे जो आपकी फसलें थी, खासकर क्योंकि फ्लड्स जिस सीजन में आते हैं उस वक्त क्या होता है, या कॉटन है,
राइस है, ठीक है, उसके अलावा जो और वेजिटेबल्स हो सकती हैं, दूसरी चीजें, ये ये ज्यादा इफेक्ट होती हैं, चारा जानवरों का इफेक्ट होता है। हमारी 4 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इफेक्ट हुई थी। हमारा तकरीबन 1.2 मिलियन लाइफ स्टॉक जो था वो हमें लूज हमने किया था। अब उसकी कास्ट देखें, और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस टोटल वैल्यू इनकी एस्टिमेट की गई थी 15.2 बिलियन डॉलर्स। जो हमारा 2022 के फ्लड का इम्पैक्ट हमारा क्वांटिफाई किया गया था, दैट वाज 15.2 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, ये आपको मैंने बताया है कि एग्रीकल्चर या लैंड या उसको इस हिसाब से अगर आप आगे चलें, फ्लड्स का जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो हमारे बच्चे हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। क्या होता है कि आपका पानी कंटेमिनेट हो जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है सप्लाई उसकी कंटेमिनेट हो जाती है। जब ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कंटेमिनेट हो जाती है तो सबसे ज्यादा डायरियल डिजीजेज होती हैं। पाकिस्तान में रूटीनली तकरीबन 90 मिलियन हर साल डायरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं बच्चों में। अच्छा, जब फ्लड्स आएंगे तो ये केसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी पानी की सप्लाई सारी कंटेमिनेट हो गई, फिर लोगों को पता भी नहीं होता। अच्छा, जब डायरिया होता है, ठीक है, एक तो इलनेस है, डायरिया साथ बच्चे को ड्रेन भी कर देता है, उसे बहुत ज्यादा माल नरिश कर देता है, क्योंकि उसके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका वजन तेजी से कम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो रिजर्व्स हैं वो तेजी से रिप्लीट होते हैं, तो बच्चा न्यूट्रिशनली काफी ज्यादा लूज करता है। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों का जो फूड है, अभी देख लें, लोगों का जो फूड स्टॉक है वो आमतौर पे वो उठा नहीं सकते, वो तो अपनी जान बचा के भागते हैं, वो जाया हो जाता है फूड स्टॉक। उसके बाद उनकी लाइफ स्टॉक जाया हो जाता है, डेयरी। अच्छा, बहुत सारे घरों में डेयरी ना सिर्फ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है बल्कि सोर्स ऑफ इनकम भी है। बिल्कुल। उनका अपना सर्वाइवल का नेट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये चीजें आएंगी तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल आए आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उन पे न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से। सो दिस इज मेरे ख्याल 2022 में भी यही प्रॉब्लम आया था कि वहां पे वो जो ये डिजीजेस हैं, पर्टिकुलरली जो वाटर बॉर्न इलनेसेस हैं, फूड बॉर्न इलनेसेस जो हैं, फूड बॉर्न, वो तमाम उनके इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो गए थे। और फिर अल्टीमेटली बच्चों की न्यूट्रिशन जो है, वहां पे बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशनली काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, माल नरिशमेंट हो जाते हैं, उसमें वेस्टिंग भी हो जाती है, बच्चे अपना वजन लूज करते हैं, बीमार रहते हैं। ठीक है, डायरिया जैसे हमने पहले बात किया, तो ये तमाम चीजें इसके साथ लिंक हो जाती हैं जब फ्लड्स आते हैं। ये 2022 में भी ऐसा ही विटनेस किया गया है। जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही। बेसिकली अगर हम लोग एक बीमारी से गुजर रहे हैं जैसे डायरिया है, और साथ हमें जो मुतवाजन गज़ा है वो भी नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली ओवरऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज तो फिर सामने आएंगी। अच्छा यस। डॉक्टर अल्लाह का, एक चीज़ और जो है हम इसमें ऐड करते हैं कि क्योंकि अब ये क्लाइमेट चेंज जो है हम मोर फ्रिक्वेंटली इसके इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो आए दिन अपने मुल्क में भी देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के फूड सिस्टम को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? क्या कोई पॉलिसीज या कोई इस तरह का कोई स्टेप? देखिए, सबसे पहले तो रियलाइजेशन बड़ी जरूरी है। गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना होगा कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, हम्म। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री क्लाइमेट चेंज से। हमारे पोलर जो रीजन्स के बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। और ग्लेशियर्स की वजह से हम बड़े वल्नरेबल भी हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स वल्नरेबल हैं, वो पिघल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर्स हमारा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर, जो इरिगेशन वाटर, जो काबिल इस्तेमाल पानी है, उसका सबसे बड़ा सोर्स है। ओके। हमें सबसे पहले रियलाइज करना है कि क्लाइमेट चेंज इज देयर, पाकिस्तान इज मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। फिर हमें क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स जो हैं वो बनाने हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन हमें बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी लाइवलीहुड, हमारी तमाम चीज़ें क्लाइमेट के साथ अडेप्ट कर जाएं। मसलन, आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर आप समझते हैं कि देर आर टेम्परेचर शॉक्स, देर आर इरेटिक वेदर्स, तो हमें उन क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने सोइंग सीजन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ऐसी वैरायटीज जो टेम्परेचर शॉक को विथस्टैंड कर सकें, जो ड्राउट को विथस्टैंड कर सकें, जो बासकात वाटर लॉगिंग को विथस्टैंड कर सकें। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की अडेप्टेशन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, वो सबसे पहले है। क्योंकि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो ना सिर्फ हमारा फूड है, बल्कि हमारी रोजी भी है, हमारा न्यूट्रिशन भी है, सब कुछ एग्रीकल्चर है हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का। सो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, दैट इज वन स्टेप दैट वी आर सपोज टू डू। नेक्स्ट इज हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है। फ्लड्स, देखें, ये फ्रेश वाटर है, ये फ्लड्स नहीं होने चाहिए थे, ये हमारे पास बहुत प्रीशियस वाटर है जो हमारे काबिल इस्तेमाल पानी है। इससे आप क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं,
ये पीने के काबिल हो सकता है, ये तमाम पानी। ठीक है। अच्छा, इस पानी को यूज किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अर्जेंसी पे दुनिया में रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। अब आप किसी भी महज़ब कंट्री में चले जाएं, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। घरों की छतों के नीचे उन्होंने इन बिटवीन वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं और उसको स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। ये हमारे यहाँ तो अभी हम अननेसेसरी पंपिंग कर रहे हैं, दुनिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती है। पाकिस्तान में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, लाहौर में इन पर्टिकुलर, और मजीद भी शायद अब जरूरत महसूस हो रही है कि वी आर सपोज टू हार्वेस्ट रेन वाटर। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, दूसरा वाटर जैसे हम कहते हैं रिजर्व्स, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशंस जहाँ पे वाटर रिजर्व्स हम बना सकते हैं, वहां पे बनाने चाहिए। सो वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाटर जो हमारी तबाही कर रहा है, इसको हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इवेंट्स इस किस्म के होने ही होने हैं। तीसरा, हमें फूड सिक्योरिटी के जो हमें सेफ्टी नेट्स हैं, लोगों की सपोर्ट है, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो वल्नरेबल हैं, जो दरिया की बेल्ट के साथ साथ रहते हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है थ्रू डिफरेंट सेफ्टी नेट्स, ताकि अगर वो लोग वल्नरेबल हैं तो वो ऐसे इवेंट्स के मौके पे दे आर प्रोटेक्टेड। फिर इसके साथ साथ हम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे हमारे जो रोड्स हैं, दूसरी तीसरी चीजें हैं, उनको भी अलाइन करना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू के जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उसके मुताबिक हमारा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स, ये तमाम उस हिसाब से अलाइन करने चाहिए हमें, ताकि हम इस जो कमिंग प्रॉब्लम्स हैं इनको विदस्टैंड कर सकें। इसके साथ साथ फिर जैसे हम कहते हैं वार्निंग सिस्टम्स, न्यूट्रिशन सेंसिटिव, हमारी जो प्लानिंग है तमाम, दैट हैज टू बी न्यूट्रिशन सेंसिटिव आल्सो, जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको इंटीग्रेट करे, कीपिंग इन व्यू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आल्सो। फिर कम्युनिटीज जो हैं, दे शुड बी वेरी क्विक टू अडॉप्ट। हम्म। कम्युनिटीज को भी रिजिलियंट होना पड़ेगा और अडाप्टेशन बड़ी रैपिड करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की, क्रॉप्स उस हिसाब से हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी कि हमारी जो फ्लड्स से इफेक्ट ना हो, हम उस ड्यूरेशन में चले जाएं। अगर फ्लड्स हम समझते हैं कि दिस 2 मंथ्स दे आर, तो हम क्रॉप्स को इस तरह से इंटीग्रेट करें उस एरियाज में, वो क्रॉप्स ना लगाएं राइस जो 6 माह की है, हम शॉर्ट जो क्रॉप है उसको भी लगा सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज को जो स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, उसमें जाना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज को एंगेज होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन में। लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी एम्पावर्ड कि आपने करना क्या है अगर फ्लड आ जाए, बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, फूड को कैसे बचाना है। तो ये चीजें हमें साथ साथ लोगों को एजुकेट करनी चाहिए कि आपने न्यूट्रिशनली बच्चों को कैसे सेव करना है, लोकल नॉलेज को यूज करना है, डिजास्टर के अगेंस्ट प्रिपेयर होना है। ये तमाम चीजें हमें लोकल कम्युनिटी को, मेरा ख्याल है, उसके साथ साथ अपने आप को एम्पावर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बस मैं आपसे जी। जानना चाहूंगी कि एक न्यूट्रिशन स्पेसिफिक एडवाइस मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जैसा कि हम देखते हैं जब क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी तरह का डिजास्टर आता है तो महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और तो हम लोग हाउस होल्ड लेवल पे अपनी फैमिलीज के लिए कौन सा ऐसी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जो है वो खुद भी और अपने बच्चों को भी मुहैया कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में न्यूट्रिशन के चैलेंजेस ज्यादा फेस ना करने पड़े। ये आपने बड़ा मेरे ख्याल है पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि लोगों को, जैसे क्लाइमेट रिजिलियंट पीपल भी अब हमें क्लाइमेट स्मार्ट और क्लाइमेट रिजिलियंट कम्युनिटीज भी बिल्ड करनी पड़ेंगी। लोगों को देखें, सबसे पहले तो फूड जो प्रिजर्वेशन है, स्टोरेज है, ये बड़ा जरूरी है कि आपके पास ऐसे, अगर आप वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, वल्नरेबल एरियाज में हैं, तो आपके पास ऐसी न्यूट्रिएंट रिच डाइट्स के स्टॉक्स होने चाहिए। जैसे लोग देखते हैं कि चने हैं, जैसे कोई ड्राई फ्रूट है, कुछ भी ऐसी चीजें जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं और कैलोरिक डेंस हैं, हम्म। उसका इतना स्टॉक हो कि आपको 10 दिन 15 दिन अगर किसी ऐसी कंडीशन में रहना पड़े तो आपके पास सफिशिएंट स्टॉक हो। ठीक है। एक नंबर वन आपको फूड प्रिजर्वेशन, और कौन सी चीजें, आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे जो लोग किसी भी मतलब हैं, वो खजूरें न्यूट्रिएंट डेंस हैं, एनर्जी डेंस हैं। उसके बाद आप चने देखते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस हैं, ठीक है, और एनर्जी भी देते हैं और स्टेबल भी हैं, आपको थोड़े खा के काफी ज्यादा देर तक नट्स हो सकते हैं। ताकि आप देखें, आप फिर आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजिक रिजर्व्स या कोई इस किस्म के फूड के होने चाहिए जो कि पानी से खराब ना हो। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर का या कम्युनिटीज का, जो कि वाटर को विथस्टैंड कर सके, मतलब आप ऐसे बैग्स में स्टोर कर सकते हैं जो कि वाटर को रेजिस्ट कर सकें। ऐसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वाटर को विथस्टैंड कर सकें। फिर आपके पास जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। खासकर जब आप किसी भी आते हैं ना इमरजेंसी में किसी भी, तो वहां पे प्रोटीन की डिप्लेशन होती है, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी। जो जवान है वो कुछ अरसा विद स्टैंड कर जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, माएँ, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। और प्रोटीन डिप्लेशन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क
कि वहां पे आपके, तो प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है कि आपको साथ साथ मिलता रहे। और उसके लिए हमने पहले भी चीजें डिस्कस की हैं कि पल्सेस हो सकती हैं, लिग्यूम्स हो सकती हैं, नट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर एग्स वगैरह मिल जाएं तो दैट इज ग्रेट, कि आप उसको अपनी डाइट को कोशिश करें कि डाइवर्सिफाई कर सकें, जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से। लेकिन आमतौर पे इमरजेंसी कंडीशन में आपको सर्वाइव करना होता है कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ना हो जाएं, बच्चे खासकर ज़्यादा माल नरिश ना हो जाएं। तो आप कोशिश करें कि जो आप सेव कर सकते हैं करें, और आपके पास कोई इमरजेंसी राशंस होने चाहिए विच आर न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड और हेल्थी जो हैं वो होने चाहिए मेरे ख्याल से। सो दिस इज आई थिंक। बाकी फिर आपको पता ही है, वॉश जो आप कहते हैं ना, उस पर बहुत फोकस करते हैं कि जब आप किसी भी इमरजेंसी में, फ्लड्स में हैं, तो आपने हाइजीन और सैनिटेशन, ये इसका बहुत ख्याल रखना है। क्यों? कि यू आर वल्नरेबल, और इसके साथ साथ बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, कॉलरा, ये डायरिया, इस किस्म की बीमारियां, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने हाइजीन जो है, हैंड वॉश जो है, साफ पानी जो है, ठीक है, इस किस्म के ऊपर ज्यादा फोकस करना है मेरे ख्याल से, सो दैट यू कैन विदस्टैंड दिस शॉक। थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्लाह रखा। बहुत ही इंसाइटफुल और मीनिंगफुल सेशन था। मैंने खुद बजाते खुद बहुत ज़्यादा लर्न किया, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वाले भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मज़ीद हम इस तरह के सेशंस में और बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।